5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे अब धीरे धीरे साफ हो रहे हैं और जिसमें भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल और असम से बेहद सुखद खबरें सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के गढ़ में सींध लगाते हुए भाजपा ने प्रचंड बहुमत की ओर कदम बढ़ा दिया है, जहां पार्टी 150 से अधिक सीटों पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। कोलकाता से लेकर सिलीगुड़ी तक भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है और जीत के औपचारिक ऐलान से पहले ही जश्न का दौर भी शुरू हो चुका है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं, जहां पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे ने देश की राजनीति की तस्वीर को एक बार फिर से बदल कर रख दिया है। सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है, जहां शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से बढ़ती हुई देखी जा रही है और अगले में नजर हम डालें तो यहां पर बंगाल की राजनीति में एक बड़ा बदलाव भी माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी का दबदबा हमेशा से पश्चिम बंगाल में रहा है। बीजेपी की बढ़त जिस तरीके से हुई है और ऐसे में राज्य में मतदाताओं का रुझान इस बार बदलाव की ओर काफी ज्यादा बढ़ा है और सत्ता परिवर्तन संभव यहां पर हो सकता है। वहीं असम में भी भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऐतिहासिक जीत की ओर कदम बढ़ाया है। हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली बीजेपी ने एक बार फिर से अपनी पकड़ काफी ज्यादा मजबूत कर दी है। यहां पार्टी ने स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है, जो साफ तौर पर यह बता रहा है कि राज्य में विकास और सरकार की नीतियों को जनता का समर्थन पूरी तरीके से मिला है। दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में भी इस बार सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जहां विजय की पार्टी टीवीके ने जिस तरीके से रुझानों में बढ़त बढ़ाई है उसको लेकर काफी ज्यादा नजरें भी लगातार बनी हुई है। तमिलनाडु की जिस तरीके से राजनीति रही है, जहां पर तमाम जो पार्टियां रही है उसके बीच काफी ज्यादा मुकाबला भी देखने को मिला है और जिस तरीके से भी चुनावी रुझान सामने आ चुके हैं उसको लेकर तमाम चीजें भी सामने आ रही। सीधा रुख करते हैं, अजय सैनी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, आज जिस तरीके से चुनावी नतीजे सामने आ रही है, बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ हर राज्य में अपनी पकड़ बना रही है, खासकर पश्चिम बंगाल और असम की अगर हम बात करें तो। मैं आपको बता दूं कि जो हिंदुस्तान में 5 प्रदेशों में जो चुनाव हो रहे हैं, आज मतगणना उनकी हो रही है, 5 में से ये जो है 3 प्रदेशों में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार लेके आ रहे हैं भाजपा। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि बीजेपी का एक एजेंडा रहता है कि जिस प्रदेश में एक बार सरकार बनती है तो दोबारा फिर वो बनाते हैं। अब देखिए, जैसे पश्चिम बंगाल में पहली बार इनकी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है और ममता दीदी वहां से जाती दिखाई दी। इनका नारा अभी पीछे यही था कि 4 तारीख आएगी, ममता दीदी जाएगी। तो इस वक्त जो है कि कलकत्ता, पश्चिम बंगाल की जनता जो वहां का हिंदुत्व है, उनको आज इतना अहम दिन इनके लिए माना जा रहा है, क्योंकि वहां की सरकार जो टीएमसी की सरकार थी वो वहां पर पश्चिम बंगाल में खूब उत्पीड़न हिंदुओं के साथ उत्पीड़न करती थी। लेकिन बीजेपी ने एक अपना एजेंडा बनाया, जहां 3 से 73 पे आए, 73 पे आ गई, 187 जो इनका इस पर रुझान चल रहे, 187 पे रुझान चल रहे हैं और 100 पे टीएमसी चल रही है। जी अजय जी, देखिए जिस तरीके से काफी ज्यादा चुनावी रुझान जैसे जैसे सामने आए, शुरुआत के रुझानों में अगर हम बात कर रहे हैं तो बीजेपी बढ़त बनाती हुई साफ तौर पर यहाँ पर देखी जा सकती थी। इससे पहले जिस तरीके से बयानबाजी का दौर भी यहाँ पर देखने को मिला, ममता बनर्जी का कहना था कि 200 से ज्यादा सीटें वो लेके आ जाएंगी, लेकिन वो 100 पर ही सिमट गई। बीजेपी बहुमत पार कर गई, तो काफी ज्यादा बड़ा आंकड़ा बीजेपी ने इस बार पश्चिम बंगाल में क्रॉस किया है। देखिए, मैं आपको बता दूं विजय लक्ष्मी कि पश्चिम बंगाल इनका पहला टारगेट था पश्चिम बंगाल, जिसमें पश्चिम बंगाल में 2014 में जब अमित शाह गृह मंत्री जो और राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तभी से उन्होंने यहाँ पर जोर लगाना शुरू कर दिया कि पश्चिम बंगाल को हम जीतेंगे, ठीक है नहीं। लेकिन जब 2014-21 में चुनाव आया तो ममता 212 सीटें लेके गई, ये 73 सीटें लेके आए। लेकिन आज 2026 में जब सरकार इन्होंने एजेंडा बनाया, ये देखिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां पर कम से कम 20 रैलियां वहां करी हैं, तड़तड़ रैलियां करी, और वही अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री हैं, वो 15 दिन वहां लगातार वही सेक्टर बाई सेक्टर, जोन बाई जोन वहां रहे और उन्होंने जिनताल के 50 रैलियां उन्होंने वहां करी हैं और पूरे भारत में जितनी इनकी सरकार है, सारे मुख्यमंत्री इन्होंने वहां लगा दी, कि इनका मकसद था कि वहां की जनता को वहां की सरकार से निजात दिलाना। विजय लक्ष्मी।
अच्छा सैनी जी, मतलब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी जिस तरीके से काफी ज्यादा आक्रामक नजर आई थी पश्चिम बंगाल में, स्ट्रेस देने में भी वो काफी सक्षम रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जब से वोटिंग का चरण शुरू हुआ था, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चेहरे में एक अलग सी कुछ डर जैसा, स्ट्रेस, तनाव हम इसे कह सकते हैं, हमेशा से वो दिखता रहा है। विजयलक्ष्मी, मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा दूसरे चरण से मतदान से एक दिन पहले रैली छोड़ के ममता बनर्जी चली गई थी कि जी उसके बिल्कुल। बराबर में ही एक रैली और हो रही थी। वहां इतनी भीड़ थी कि वहां की आवाज यहाँ आई, तो ममता बनर्जी जो है खिसिया के वहां से चली गई थी। वहीं आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग ने वहां पर एक आईपीएस अधिकारी, सीनियर आईपीएस और वो स्पेशल इनकाउंटर अजय पाल शर्मा को वहां पर आईपीएस पुलिस ऑब्जर्वर बनाकर वहां भेजा था, क्योंकि वहां पर मदीनापुर में डायमंड हमार मदीनापुर ये जो कि ममता के गढ़ माना जाता है, तो वहां पर कुछ ऐसे प्रत्याशी है जो जो वहां की गुंडाई करते थे, वहां के हिंदुओं को रोकते थे, तो उन्होंने वहां भेजा था। लेकिन जब उनको भेजा वहां पर अजय पाल शर्मा जी जी को, तो कितनी बौखला गई थी ममता, उसके भतीजा और भी जो टीएमसी के जो कार्यकर्ता थे या बिल्कुल बिल्कुल। उनके वो भी थे, कितने गए थे। उन्होंने जो है जो घोष है जो वहां की सांसद है, उन्होंने तो उनकी टिप्पणी गलत कर दी थी। एक यूट्यूब पे जो चैनल पे उन्होंने डाला था वो उसकी फोटो, उनकी फोटो ही नहीं थी। तो ये जी बौखला गई थी, इनको आगे अंदाजा लग गया था विजय लक्ष्मी कि हमारी टीएमसी, हमारी 15 साल की सरकार यहाँ से जा रही है, क्योंकि जनता पे इतना अत्याचार इन्होंने किया, इतना घोर अत्याचार हिंदुओं पे वहां पर किया। मदीनापुर में देख लो, कई ऐसी जो कंस्टिट्यूएंसी है, कई ऐसे जिले हैं जहां पर इन्होंने खुलेआम घर के घर हिंदुओं के जला दिए। वहीं आपको बताएं कि चुनाव आयोग ने जो एसआईआर कराया है, उससे बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को मिला है। तो आप, मैं बता दूं कि बीजेपी एक शासन लेके आती है और शासन अच्छा चलाती है। आप देखिए आज के टाइम में कम से कम 20 से 22 प्रदेशों में उनकी सरकार है, और देखिए हरियाणा में वो तीसरी बार लेके आए, उत्तराखंड में दूसरी बार लेके आए, और यूपी में दूसरी बार लेके आए, और आपके गुजरात में तो 6 बार वो सरकार वहां बना चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं विजय लक्ष्मी की जो बीजेपी, जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक एक कार्यकर्ता है, वो छोटे से छोटा कार्यकर्ता है, वो बहुत ही नीचे तरीके से, निचले तरीके से चलता है, सेक्टर बाय सेक्टर चलता है विजय लक्ष्मी। जी। सैनी जी, देखिए एसआईआर फैक्टर का भी काफी ज्यादा रोल इसमें रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एसआईआर ने पूरी तरीके से काम किया है, काफी ज्यादा वोट यहाँ पर काटे गए। टीएमसी का भी साफ तौर पर आरोप है कि जो लोग टीएमसी को वोट देते हैं उनके नाम यहाँ पर काटे गए हैं, तो क्या इसका परिणाम है कि यहाँ पर देखा जा रहा है? देखिए मैं आपको बता दूं विजय लक्ष्मी कि अभी आप किसके नाम कटे हैं वहां, जिनके हिंदुस्तान में नहीं, जो रोहिंग्या थे, रोहिंग्या बांग्लादेशी थे, उनके नाम कटे हैं, वो भागे हैं। जी अभी ममता यूं उखला गई थी क्योंकि उसके टीएमसी का वोट और कटता अभी, क्योंकि जो उसने बांग्लादेश से जो बांग्लादेशी रोहिंग्या बुला रखे थे, जो बॉर्डर से संबंधित थे, उनने उनको वोट बनाकर उनको दिया और उसका वो फायदा उठाती थी। तो कम से कम 53 लाख वोट पश्चिम बंगाल में कटा है, जो फालतू में था। उमा मैं आपको सिसोदिया जी, आप नेत्री, वरिष्ठ नेत्री हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उमा जी, पॉलिटिकल एडिटर अजय सैनी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एसआईआर फैक्टर काफी ज्यादा देखा, जिस तरीके से हम रुझान देख रहे हैं, बीजेपी को काफी ज्यादा बढ़त यहाँ पर मिल रही है। क्या इस तरीके से जहां पर बीजेपी ने काफी ज्यादा बढ़त बना ली है, देखिए बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है, किस तरीके से देखती हैं आप इसे? देखिए, वाकई में इस समय बीजेपी जो है पश्चिम बंगाल में बहुमत के आंकड़े को छू रही है, उनकी सरकार बनने जा रही है। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं, मैं उनको बिल्कुल बधाई देनी चाहूंगी कि जो भी जनमत ने जो भी निर्णय लिया है वो जनता का निर्णय है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें देखिए, जो यहाँ पर वोटों को लेकर जो राजनीति पश्चिम बंगाल में हुई है, जिसको लगातार टीएमसी कहती रही है कि हमारे जो वोट हैं वो काटे गए हैं, 91 लाख वोटों का काटना कोई कम नहीं होता। देखिए, लगभग इतनी बड़ी आपने जो वोट, जो परसेंटेज जो काटा है, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा इस समय हमें दिखाई दे रहा है कि टीएमसी उस खामियाजे को भुगत रही है। और इसको लेकर जनता वहां की, मुझे मतलब मैं हैरान हूँ कि टीएमसी ने इस मुद्दे को लगातार उठाया, लगातार कोर्ट में भी उठाया, और उसके बाद भी उनकी बात नहीं सुनी गई, और आज नतीजा सामने है। तो कहीं ना कहीं वोट को काटे जाने का जो टीएमसी आरोप लगा रही थी, वो मुझे लगता है कि वो आरोप इस समय मुझे सही होता हुआ नजर आता है।
माफ कीजिएगा उमा जी, देखिए ये चीज हमने देखी एसआईआर के दौरान जिस तरीके से नाम कटे हैं, तो ऐसे में हिंदू वोटर जो हैं उनके भी नाम कटे हैं, मुस्लिम वोटरों के भी कटे हैं, तो ऐसे में कितना असर इसका है, मैंने क्योंकि यहाँ पे बात वोटों हिंदू का और मुस्लिम क्राइटेरिया की अगर कही हम नहीं, देखिए नहीं, मैंने कोई हिंदू की भैया मुस्लिम की बात नहीं कही है कि भाई आपने हिंदुओं के काटे या मुस्लिम के, वो हमारे वो हम नहीं कहते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। जी यहाँ पर बात सिंपल इतनी है कि टीएमसी के जो समर्थित लोग हैं उनके वोटों को स्पेशली काटा गया है, और ये आरोप लगातार टीएमसी चुनाव से पहले भी लगाती रही है, और आज रिजल्ट देखने के बाद कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि टीएमसी के इन आरोपों में कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर है। अदरवाइज इतनी बड़ी संख्या में वोटों का कटना, मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी संख्या में जो वोट काटे बिल्कुल गए हैं, जो लोगों को कहा गया है कि आप यहाँ नागरिक नहीं, आप वोट नहीं दे पाएंगे, तो मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी जांच का विषय है कि आखिर ऐसा क्यों। बिल्कुल जांच का विषय तो ये बिल्कुल है, क्योंकि उमर जी देखिए अब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं, एसआईआर की प्रक्रिया यहाँ भी होनी है, तो ऐसे में ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग भी बन जाता है लोगों के अंदर। जिस तरीके से डर था एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में हमने साफ तौर पर देखा। एक एक करके जवाब लेते हैं उमर जी। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से वोटों इतनी बड़ी संख्या में वोट जो हैं पश्चिम बंगाल में काटे गए हैं, लगातार टीएमसी के कार्यकर्ता और ममता बनर्जी जी इस बात को लगातार कहते रही हैं कि भाई हमारे लोगों के वोट कटे, हमारे लोगों के वोट कटे हैं, तो वो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है लोकतंत्र के ऊपर कि जब एक पार्टी जो वहां पे रूलिंग पार्टी है वो इतना बड़ा आरोप लगा रही है, तो पहले ही इन जी सब तथ्यों की जांच हो जानी चाहिए थी, एक फेयर गेम होना चाहिए था। देखिए बहुत हमारे जो जो हमारे चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार जी, उनके ऊपर भी लगातार आरोप लगते रहे कि वो पार्शियल हैं, वो बायस्ड हैं, वो बीजेपी का पक्ष ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में हम लोगों ने ये सब सुनी है, देखी है, तो इसका खामियाजा जो है वो लोकतंत्र को भुगतना पड़ रहा है। फेयर गेम होना चाहिए। इस तरीके से आप सरकारी मशीनरी का अगर मिसयूज करके या कुछ गलत करके आप सत्ता में आएंगे, तो मैं समझती हूँ कि वो सही नहीं। जी सैनी जी, क्या लगता है आपको फेयर होगा ये, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया उत्तराखंड में भी होनी है, चुनाव यहाँ पर होने हैं? देखिए विजय लक्ष्मी, मैं आपको बता दूं कि मैं मैडम की कुछ बातों से सहमत भी और कुछ बातों से सहमत भी नहीं हूँ, लेकिन जो भी मैडम ने जो बात कही कि एसआईआर एक मुद्दा है, ये एसआईआर तो 5 प्रदेशों में भी हुआ है भाई। तमिलनाडु में चुनाव है, केरला में चुनाव है, आपका पांडिचेरी में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, असम में भी है, तो असम में तीसरी बार क्यों आ रहे हैं ये? एसआईआर जो सही वोट है वो काटा गया है। चुनाव आयोग को टीएमसी है, कांग्रेस का तो बात ही मत करो, कांग्रेस का तो सुपड़ा ही साफ हो गया है। बस सिर्फ केरला में वो लेके आ रही सरकार, वहां बना रहे हैं केरला में, और आप देखिए तमिलनाडु में डीएमके और वीपीके सारा कुछ सुपड़ा साफ हो गया है, वहां विजय की पार्टी इस वक्त पूर्ण बहुमत में आने वाली है। और पहली बार ये देखिए, क्योंकि देखिए कोशिश तमिलनाडु में चिरंजीव ने भी की थी, कई ऐसे नेताओं ने आपका फिल्म इंडस्ट्री के नेताओं ने करी है, राजनेताओं ने करी है, लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हुई। आज विजय ने देखी है, विजय ने तमिलनाडु के अंदर 107 सीटों पे वो आगे चल रही है। तो मेरा कहना एसआईआर तो सही है, एसआईआर को गलत नहीं ठहरा सकते हम। एसआईआर का मतलब है कि सही बोर्ड और सही मतदाता इसमें चुना गया है। तो पश्चिम बंगाल में ठीक है कि एसआईआर का, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अधिकतर में हिंदू मुस्लिम वाली बात। टीएमसी की ओर से भी आरोप लगाए गए हैं कि जो बैलेट जो उनके वोटर हैं, बीजेपी ने विजय लक्ष्मी, मैं आपको तरीके से ये हाईकोर्ट देखिए एसआईआर के खिलाफ, एसआईआर के खिलाफ देखिएगा, मैं आपकी बात में रोक के बोल रहा हूँ कि ये एसआईआर की जो टीएमसी अपना दुखड़ा रो रही है, इन्होंने हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट में इनकी याचिका खारिज गई, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज गई, यहाँ की इलेक्शन कमीशन में गए, उनको बुलाया गया, वहां भी इनकी खत्म कर दी गई। तो ऐसा ही और भी तो पार्टियां। एसआईआर का मतलब है कि फर्जी वोटों को काटना। जो फर्जी वोट बनाए थे, जो रोहिंग्या बांग्लादेशी वहां से आए थे पश्चिम बंगाल में, आप तो उनका वोट काटा गया है। ये नहीं सभी का वोट है, उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी वोट कटे हैं। क्योंकि एसआईआर का मतलब है, एसआईआर उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, उत्तराखंड में भी, पूरे भारत भर में एसआईआर हो रहा है। क्योंकि जो पिछला रिकॉर्ड होता है, एसआईआर का मतलब जो पिछला रिकॉर्ड होता है, वो रिकॉर्ड वहां जाया जाता है दूसरे का। मान के चलिए कि आपकी शादी हो गई और आप अपने ससुराल पहुंच गई हैं, तो आपकी जो मायके का रिकॉर्ड है वहां जाएगा, वहां जाके फिर वो एसआईआर का कहेगा हाँ ये इसका वोटर है, या वोट सही है या नहीं है। तो वही वहां पर जो रोहिंग्या जो बांग्लादेशी थे उन्हीं के वोट काटे गए हैं, जो हिंदू वोट थे बांग्लादेशी वो भी कटे हैं, वो भी गए हैं। तो अभी जो है तृणमूल कांग्रेस जो है तिलमिला गई है, और कांग्रेस का तो सुपड़ा ही साफ हो गया अभी। जी
उमर जी, देखिए जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की अगर हम खासकर बात करें तो सभी की नजरें खासकर पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई थी कि इस बार कौन सत्ता में आएगा, क्योंकि ममता बनर्जी लंबे साल से मुख्यमंत्री वहां पर रही है। तो क्या ये कहना सही होगा यहाँ पर कि महिलाओं को साधने में इस बार बीजेपी काफी ज्यादा रही है? देखिए, ये जनतंत्र है। हमारा देश जो है एक बहुत खूबसूरत लोकतंत्र है। यहाँ पर जनता जो मैंडेट देती है, चाहे वो बीजेपी को दे, चाहे वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को दे, चाहे आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी को दे, जनता जो मैंडेट देती है उस मैंडेट को हमें तहे दिल से स्वीकार करना पड़ता है। केजरीवाल जी भी लगातार 3 बार वहां दिल्ली में हम लोग जीते हैं, उसके बाद इस बार हमारी जीत नहीं हो पाई। कारण बहुत कुछ हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कभी कोई पार्टी जीतती है, कभी कोई पार्टी जीतती है। तो जनता ने जो भी जनादेश दिया है, मैं समझती हूँ कि टीएमसी उस जनादेश को स्वीकार करेगी, शिरोधार्य करेगी। और बीजेपी से मैं उम्मीद करती हूँ कि एक अच्छा शासन वहां पर बंगाल में चलाएंगे। जी उमर जी, एक केजरीवाल का जिक्र जिस तरीके से आपने यहाँ पर किया था, देखिए एक चीज मैं ये भी यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए टीएमसी जिस तरीके से सरकार है पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी पूरा बंगाली जिस तरीके से वो हैंडल करती है, एकमात्र राज्य उनके पास है। आम आदमी पार्टी के पास तो दिल्ली की सत्ता थी, लेकिन दिल्ली से की सत्ता से जिस तरीके से उन्होंने हाथ छोड़ा, उनका सत्ता गई, तो वो पंजाब में गए, पंजाब में उन्होंने सरकार बनाई। लेकिन पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी इकलौती उनके पास वो राज्य है। इसके बाद तो काफी चैलेंजिंग ममता बनर्जी के लिए हो जाएगा, किस तरीके से वो वापसी करेंगी? देखिए, मैंने वही कहा, ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ पर कोई ये ना समझे कि उसकी सत्ता जो है वो अनंत काल चिरकाल तक उसकी सत्ता चलती रहेगी। ममता बनर्जी की वहां पर सत्ता थी, आज उनकी सत्ता जनादेश उनको जो मिला है, जनता ने जो उनको मैंडेट दिया है, उनको उसको स्वीकार करना पड़ेगा। और आज बीजेपी को सत्ता मिली है। देखिए, बीजेपी को जो सत्ता मिली है वो उसके बहुत सारे हम लोग यहाँ पर राजनीतिक निहितार्थ निकाल सकते हैं कि भाई ये रीजन था, ये रीजन था, ये रीजन था। आप ये समझिए, सत्ता चिरकाल तक किसी की नहीं रहेगी, ना ममता बनर्जी की रहेगी और ना उसके बाद बीजेपी की रहेगी। जनता परिवर्तन चाहती है। जनता उस नेता को बिल्कुल सामने देखिए, हमारे यहाँ अगर मैं उत्तराखंड की बात करती हूँ, मैं उत्तराखंड से हूँ। यहाँ पर एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, लगभग यही सबसे यहाँ पर चलता रहा है, क्योंकि जनता परिवर्तन चाहती है। हो सकता है पश्चिम बंगाल की जनता कुछ नीतियों से ममता बनर्जी की कुछ SIR की वजह से कुछ उनके वोट कटे हो, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। लेकिन जनादेश जो जनता ने दिया है उसको हमें तहे दिल से स्वीकार करना पड़ेगा। और उस पे ममता जी को अपने अंदर क्या कमियां रही, क्या प्लस क्या माइनस रहा, उस पर उनको विचार करना पड़ेगा। और बीजेपी को भी अगर आज उनको सत्ता मिली है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उनको सत्ता अनंत काल तक के लिए मिल गई है। उनको 5 साल जनता के सामने काम करना पड़ेगा। नहीं कर पाएंगे तो जनता अगली बार उनको भी निकाल कर बाहर करेगी। जी सैनी जी से ये सवाल जवाब लेते हैं। सैनी जी, देखिए जिस तरीके से परिवर्तन, जिस तरीके से उमा जी ने भी कहा है कि परिवर्तन जनता चाहती थी, इसीलिए यहाँ पर पश्चिम बंगाल पे खासतौर पर इसका असर देखने को मिला है और भारी जिस तरीके से वोट किया गया, देखिए 90% पहले चरण से लेकर दूसरे चरण तक काफी ज्यादा जो वोट किया गया है। मैं आप से जवाब लूंगी। एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें बीजेपी लगातार सीटों पर आगे बढ़ती जा रही है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए पश्चिम बंगाल टीएमसी ने 100 का आंकड़ा पार कर दिया है और साथ ही साथ बीजेपी अभी भी लीड ऑन करती हुई नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और साथ ही आपको ये जानकारी दे दें, देखिए जिस तरीके से लगातार बढ़त यहां पर दिख रही है। टीएमसी 102 सीटों पर आगे चल रही है और साथ ही देखिए बीजेपी 187 सीटों पर आगे चल रही है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं, जहां पर टीएमसी ने 100 का आंकड़ा पार कर दिया है, 101 सीटें पहुंच चुकी है और साथ ही टीएमसी देखिए 102 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी की बात करें तो 187 सीटों पर बीजेपी लीड ऑन करती हुई नजर आ रही है, बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर टीएमसी 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है, बीजेपी अभी भी लीड करती हुई नजर आ रही है। सीधा रुख करेंगे सैनी जी की। सैनी जी, देखिए जिस तरीके से लगातार अब बीजेपी लगातार बढ़त बना रही है पश्चिम बंगाल पे, और ऐसे में जिस तरीके से उमा जी ने भी कहा था कि परिवर्तन हुआ है यहाँ पर, तो कितना चैलेंजिंग ये रहने वाला है बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में, पहली बार वो सत्ता में आएंगी? अब देखिए, मैं आपको बताऊं विजय लक्ष्मी कि अभी जो है सरकार वहां पे 20 साल सरकार 4 वामपंथियों की वहां पर रही। उसके बाद वामपंथी हटे, वामपंथियों के बाद ममता बनर्जी आई। ममता बनर्जी का जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो ममता जी उसमें रेल मंत्री थे उनके साथ में। तो अलायंस ऐसा नहीं ममता ने अलायंस किया, बीजेपी के साथ नहीं किया। बीजेपी के साथ अलायंस किया था तो तृणमूल कांग्रेस के साथ इन्होंने अलायंस किया तो रेल मंत्री बनी थी वहां।
लेकिन अब जो है 3 बार में 15 साल से वो वहां बीजेपी सरकार, वो तृणमूल कांग्रेस की सरकार वहां बनी हुई है टीएमसी की। तो लेकिन मुमा जी ने कहा कि सत्ता परिवर्तन होता है, वो ठीक है, सत्ता परिवर्तन होता है और जनता चाहती भी सत्ता परिवर्तन हो, लेकिन वह कांग्रेस भी तो है, कांग्रेस के भी राज रहा है, वहां लेफ्ट पार्टी का भी राज रहा है, तो क्यों बीजेपी ही क्यों आई? क्योंकि जनता वहां त्रस्त हो गई थी, वहां खुलेआम बलात्कार हुआ करते थे, खुलेआम वहां लूटमार होती थी, खुलेआम वहां घर के घर जला दिया करते थे। आप पश्चिमी मिदनापुर में देखिए कितना बड़ा घोटाला वहां पर, टीएमसी के कितना बड़ा अत्याचार कार्यकर्ताओं हुआ। पर तो सैनी जी इस तरीके से आरोप भी थे कि वो जनता को भड़काने की कोशिश करते हैं, डराने धमकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक प्लस पॉइंट दूसरे ये रहा इस बार कि इस बार सेंट्रल फोर्सेस तैनात की गई थी, तो इस तरीके से ज्यादा हिंसा इस बार पश्चिम बंगाल में देखने को नहीं मिली। हिंसा बात बिल्कुल सही है कि इस बार चुनाव जो है पूर्ण तरीके से ईमानदारी से किया गया है पूरा, क्योंकि टीएमसी के जो लोग थे, जो दबंग लोग थे उनके, वो वहां पर जो है गुंडाई करते थे, वहां के लोगों को हटाया करते थे कि वोट। इस चुनाव में मैं आपको बता दूं, कुछ वो लोगों ने तो वोट पहली बार वोट डाला है कि जैसे वोट को पता ही नहीं था उनको, क्योंकि हिंदू वोट तो निकलता ही नहीं था, उनको निकलने नहीं थे। जैसे जहांगीर जैसे लोग, नवाब जैसे लोग, वो इनको निकलने, खुलेआम धमकियां देते थे। अभी इस चुनाव में भी धमकियां दी, उनके खिलाफ मुकदमे हुए हैं। अब ये सरकार भाजपा की बनने जा रही है, वहां 190 का आंकड़ा पहुंच चुके हैं और ये मात्र 99 पे, मैं कहता हूं कि टीएमसी 100 पे भी पूरा आंकड़ा नहीं कर पाएगी। 200 सीटें लेके भाजपा यहाँ आ रही है और सरकार बना रही है। वहीं अब आसाम की बात करें तो आसाम में तीसरी बार सरकार भाजपा बनाने जा रही है, क्योंकि हेमंत बिस्वा ने कहा पिछली बार इनकी 74 सीटें थी, इस बार का हम जो है सेंचुरी पार करेंगे, तो सेंचुरी पार करें, 98 उनकी सीटें इस बार रुझानों में चल रही है, सेंचुरी पार कर लेंगे। वहीं उमा जी ने एक बात कही कि उत्तराखंड में कहीं कांग्रेस कहीं बीजेपी, उत्तराखंड में बात सही कही उमा जी ने कि कभी कांग्रेस कहीं बीजेपी, लेकिन इस बार जी बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगी। एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी मुख्यालय में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी शाम को बीजेपी मुख्यालय जाएंगे और यहां पर देखिए जिस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, पीएम मोदी 6 बजे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे और जश्न लगातार देखा जा रहा है। देखिए अब काफी ज्यादा जश्न का माहौल भाजपा कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है। पीएम मोदी 6 बजे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे, बातचीत करते हुए भी नजर आएंगे। जश्न का माहौल काफी ज्यादा, जीत खुशी सब तरीके से अब बीजेपी नजर आ रही है। पीएम मोदी शाम को बीजेपी मुख्यालय जाएंगे, बातचीत करते हुए भी नजर आएंगे और देखिए जिस तरीके से काफी ज्यादा जश्न का माहौल बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त बना हुआ है। और ये जानकारी, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 बजे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए भी नजर आएंगे। उमा जी सीधा मैं आपकी ओर रुख करती हूँ। देखिए जिस तरीके से हमने दिल्ली की सत्ता देखी, अब पश्चिम बंगाल, जहां दिल्ली में पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, वहां पर से हार का सामना करना पड़ा, बीजेपी वहां आई। अब टीएमसी की अगर हम बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, तो यहां से अब सुपड़ा साफ होता हुआ देखा जा सकता है। तो इस जो ये राजनीति किस तरीके से आप इसमें देखती है कि बीजेपी उन राज्यों को पॉइंट आउट कर रही है या उन रीजनल पार्टी को पॉइंट आउट कर रही है सत्ता में बरकरार रहने के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति जो इस समय देश में चल रही है, वहां पर हमें फेयर गेम देखने को नहीं मिलता। अगर हम चंडीगढ़ के चुनाव की बात करते हैं, चंडीगढ़ में जो मेयर का चुनाव हुआ था, आप सब लोगों को याद होगा कि किस तरीके से वहां पर चुनाव अधिकारी सीसीटीवी कैमरे के सामने बैठकर चुनाव की जो प्रक्रिया थी उसमें गलत तरीके से वहां पर काम कर रहे थे। पूरे देश ने वो चीजें देखी हैं। तो और जो इस तरीके से एसआईआर को लेकर तृणमूल कांग्रेस शुरू से ही इस बात पर थी कि भाई हमारे लोगों के वोट काटे गए, तो कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में काफी ऐसी घटनाएं देखी हैं जहां पर हमें ऐसा महसूस हुआ है कि फेयर गेम हमारे जो, और चुनाव आयुक्त के ऊपर भी लगातार इस पे उनके ऊपर भी आरोप लगते रहे हैं कि वो फेयर गेम नहीं करा रहे, वो सही तरीके से रेफरी नहीं हो रहे हैं मैच के। अगर मैं इसको एक खेल की भाषा में अगर मैं कहूँ, कहीं ना कहीं एक टीम के प्रति बीजेपी ने इस बार फेयर गेम खेला है? नहीं, मैं वही कह रही हूँ, कुमार जी के ऊपर जिस तरीके से लगे हैं, एसआईआर को लेके जिस तरीके से आरोप बीजेपी पर लगे हैं, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी जांच का विषय है कि कहीं ना कहीं एक जांच जरूर होनी चाहिए कि कुछ ना कुछ अगर आरोप लगे हैं विजयलक्ष्मी,
तमिलनाडु में भी हुआ है एसआईआर, तमिलनाडु में भी हुआ है, और आपका केरला में हुआ। तो सरकार केरला में कांग्रेस की क्यों बना रहे हैं? वहां पर डीएमके की सीटें क्यों आई हैं? विजय की इतनी सीटें क्यों आ रही हैं? एसआईआर का मतलब मैंने पहले ही कहा था, एसआईआर का मतलब है सही वोटिंग होना, सही वोट कटना और सही वोट को सही तरीके से लेके आना। क्योंकि एसआईआर, अब देखिए पंचायत चुनाव होंगे उसमें भी तो एसआईआर है, अभी और चुनाव होने जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि 2-3 प्रदेशों में, 5 प्रदेशों में सरकार, 5 प्रदेशों में, मैडम सुनिए, 5 प्रदेशों में चुनाव हुए हैं। सैनी जी एक बार उमा जी का जवाब सुन लीजिए, फिर आपके पास में आती जी, हूँ। मैं 100% ये नहीं कह रही हूँ कि 100% आपने एसआईआर और ज्ञानेश कुमार जी को लेके चुनाव जीता, 100% नहीं, जनता भी बदलाव चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आरोप लगे हैं तो उनकी जांच होना अति आवश्यक है। अगर हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, मजबूत लोकतंत्र की हिंदुस्तान में बात कर रहे हैं, तो अगर देखिए, अगर कहीं कहीं धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं आग जरूर लगी होगी। अगर आरोप लगे हैं तो उसकी जांच होना बहुत आवश्यक है। अब देखिए, हम दोनों ही लोग हैं, हम दोनों देशभक्त लोग हैं, अपने देश की सेवा करते हैं, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। रास्ता चाहे बीजेपी का हो, रास्ता चाहे आम आदमी पार्टी का हो, सभी पार्टियां देश के लिए काम करने वाली पार्टियां हैं, सभी लोग देशभक्त हैं। तो लेकिन अगर कहीं आरोप लगा है तो उसको खुले मन से स्वीकार करना चाहिए कि हाँ भाई, इसकी जांच कराई जाएगी और निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। कहीं भी लोकतंत्र में किसी भी वोट व्यक्ति को ये महसूस ना हो कि भाई मेरे वोट का जो है मुझे बायस, मतलब मुझे सही फेयर गेम मुझे नहीं खेलने दिया गया, ये वाली बात मैं कह रही हूँ। अच्छा उमा जी, 3 बार जो है ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रही हुआ, ठीक है, एसआईआर तो अब हुआ है, तो पहले भी तो 3 बार जीत के आएंगे, तो इसका मतलब आप पश्चिम बंगाल को एसआईआर का यही मुद्दा मानती है क्या? अच्छा दूसरी सुनिए, ममता बनर्जी हाई कोर्ट गई, अपने बंगाल हाई कोर्ट गई, वहां से उनको खारिज कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट गई, वहां से खारिज कर दिया। तो ये तो न्यायपालिका तो एक बिल्कुल निष्पक्ष पालिका है ना, इनको तो इनकी बात सुननी चाहिए थी ना। तो ममता बनर्जी गलत थी इसलिए इनकी बात नहीं सुनी। सैनी जी, दिल्ली में हम देख रहे हैं किस तरीके से जस्टिस शर्मा केजरीवाल आरएसएस के प्रोग्राम्स में जाती हैं, किस तरीके से उनके बच्चे जो हैं वो सरकारी वकील बने हुए हैं, किस तरीके से केजरीवाल जी सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं कि आरएसएस में जाने वाली एक जस्टिस किस तरीके से न्याय कर पाएंगी जब उनकी मानसिकता आरएसएस की है, जिसमें वो साफ कहती हैं कि जब मैं यहाँ प्रोग्राम में आती हूँ तो मेरा प्रमोशन हो जाता है। तो आप प्लीज इस चीज को रहने दीजिए कि हमारी न्यायपालिका पूरी तरह से निष्पक्ष है, ऐसा नहीं है। जिस तरीके से अंग्रेजों के टाइम भी न्यायाधीश उनकी मर्जी के हिसाब से उनको अपने मैंडेट दिया करते थे, अपना आपका कहना यह है उमा जी कि इसका मतलब सेंट्रल जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, सब सेंट्रल के आधारों पर चलती है। मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो खुद जस्टिस सूर्यकांता शर्मा कह रही है कि जब मैं आरएसएस के प्रोग्राम्स में आती हूँ तो मेरा प्रमोशन हो जाता है। उनके बच्चे सरकारी वकील हैं, वो कैसे बने हुए हैं? तो देखिए, कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न चिन्ह है और हमें इस मुद्दे पर बात करनी पड़ेगी कि क्या वाकई में हमारी न्यायपालिका जो है वो निष्पक्ष है। इससे पहले भी हमने बहुत सारे केसेस में इस बात को देखा है। आपने राहुल गांधी जी की सदस्यता भंग कर दी, आपने सारी चीजें उनका बंगला आप लोगों ने खाली करा लिया, उसके बाद वो एक जज साहब ने कह दिया कि ठीक है, दूसरे जज साहब कहते हैं गलत है। तो कहीं ना कहीं बायस तो हमारी न्यायपालिका हो रही है, जिसका इस समय देश का लोकतंत्र भुगत रहा है। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, कल को किसी और पार्टी की सरकार आएगी, वो आपकी पार्टी के खिलाफ न्यायपालिका को और दूसरी। उमा जी, मैं आपके पास आऊंगी। एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो चुकी है। काउंटिंग सेंटर के बाहर कार्यकर्ता झड़प करते हुए नजर आए। आपको बता दें, भवानीपुर काउंटिंग सेंटर के बाहर झड़प देखी गई है। और साथ ही आपको बता दें, पश्चिम बंगाल बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ चुके हैं। देखिए, सुबह से ही भवानीपुर के सामने काफी ज्यादा जो तस्वीरें हैं लगातार बनी हुई थी, और 9 बजे से ही देखिए जब 8 बजे से वोटिंग यहां पर होनी थी, उसके बाद से ही लगातार जो टीएमसी है, बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में झड़प इनकी होती हुई नजर आई थी। तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर एक बार फिर से काफी ज्यादा नोकझोंक इन दोनों के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच देखने को मिली है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं भवानीपुर से, जहां पर काउंटिंग सेंटर के बाहर जब तमाम जो कार्यकर्ता है वो पहुंचते हुए नजर आते हैं, तो यहां पर एक झड़प होती हुई नजर आती है, तीखी नोकझोंक नजर आती है। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आते हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर पुलिस, तमाम जो फोर्सेस है वहां पर तैनात की गई है, जो उनको समझाते हुए नजर आ सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहां पर काफी ज्यादा जो झड़प है उसकी तस्वीरें देखी जा सकती है। तीखी नोकझोंक यहां पर करते हुए नजर आ रही है। टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, और साथ ही भवानीपुर की जो तस्वीरें हैं आप यहां पर देख रहे हैं। सीधा देखिए जिस तरीके से लगातार तस्वीरें सामने आ रही है उमा जी, काफी ज्यादा प्रदूषण के आसार काफी ज्यादा पहले से ही बने थे। भवानीपुर की
तस्वीरें आपने देखी जहां पर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में एक सवाल उठना लाजमी है कि बीजेपी सत्ता में आ रही है, टीएमसी को सत्ता से हाथ धोना पड़ रहा है, तो इसीलिए ये जो इस तरीके से झड़प है इसका दौर शुरू हो रहा है। देखिए, वाकई में ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं किसी भी तरह की हिंसा, चाहे वो शाब्दिक हो, चाहे मानसिक हो, और चाहे इस तरह से हिंसा हो, मैं उसका बिल्कुल विरोध करती हूँ। तहे दिल से मैं विरोध करती हूँ। ये बहुत गलत है। ये हमारे लोकतंत्र नहीं है। हिंदुस्तान हमेशा से अहिंसावादी देश रहा है। ठीक है, हमारे बहुत सारे मतभेद हो सकते हैं। मेरे बीजेपी के साथ मतभेद हो सकते हैं, सैनी जी और मेरे बीच में मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। ये गलत है। अगर हिंसा टीएमसी ने शुरू की है तो वो भी गलत है, अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने शुरू की है वो भी गलत है। और मैं समझती हूँ कि पुलिस प्रशासन को कड़ा इस पे निर्णय लेना चाहिए। चाहे हिंसा करने वाले किसी भी पार्टी के व्यक्ति हों, किसी को भी बख्शा जाना नहीं चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। जी सैनी जी, क्या लगता है आपको जो ये झड़प लगातार हो रही है इस वजह से है? किसी को सत्ता के जाने का डर है, किसी को आने का खुशी है, तो इसीलिए इस तरीके से अब झड़प की तस्वीरें हैं वो सामने आएंगी। देखिए विजयलक्ष्मी, बात जो मैडम बोल रही है बिल्कुल सही है कि झड़प तो नहीं करनी चाहिए। जिसका जश्न मनाना है, बीजेपी आ रही है तो शांतिपूर्ण अपना जश्न मनाए, टीएमसी जा रही है तो वो भी शांतिपूर्ण अपनी हार को कबूल करें कि हमारा हार है। तो ये झड़पें जो दिखाई दे रही है गलत है, इसमें कुछ भी घटना घट सकती है। तो यही हमारे पश्चिम बंगाल की, मैं अपने तहलका डिजिटल के माध्यम से पश्चिम बंगाल की जनता को कहना चाहूंगा, बीजेपी की जनता, बीजेपी के वोटरों से कहना चाहूंगा और वहां के टीएमसी के वोटरों से कहना चाहूंगा, कोई भी अपनी जीत, जिसकी जीत हो रही है वो अपनी जीत को सही तरीके से बनाए, और अगर वो टीएमसी वहां हार रही है तो अपनी टीएमसी अपनी जीत को, हार को कबूल करे और शांतिपूर्ण वहां मतदान, शांतिपूर्ण वहां गिनती होने दे। विजयलक्ष्मी जी देखिए, ये तो काफी ज्यादा हमने तस्वीरें भी देखी हैं और जिस तरीके से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, हमेशा से बंगाल जो है वो दौर बदलता है और पहले लेफ्ट की पार्टी फिर टीएमसी सत्ता में आती है। 15 साल ममता दीदी यहाँ पर पूरी तरीके से राज करती हैं। वो जी काफी ज्यादा ग्राउंडेड है ममता बनर्जी और लोकप्रिय नेत्री हैं, सभी उन्हें पसंद करते हैं और खासकर जो नाराजगी है वो टीएमसी कार्यकर्ताओं से ज्यादा रहती है। और हमने तस्वीरों भी देखी है काफी ज्यादा जो वायरल होती है, जहां पर आम जनता की ओर से ये आरोप लगाया जाता है कि टीएमसी के कार्यकर्ता उनको भड़काते हैं। तो एक तरफ दीदी की जो लोकप्रियता है वो काफी ज्यादा है पश्चिम बंगाल में, किसी से छिपी नहीं है, लेकिन जो टीएमसी के कार्यकर्ता है जिसे खुद बीजेपी गुंडा भी कहती है। देखिए, मैं बिल्कुल इस बात को मैं बिल्कुल मानती हूँ कि जो कार्यकर्ता होते हैं उन पर लगाम कसनी चाहिए, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हो, चाहे टीएमसी के कार्यकर्ता हो, चाहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो। जो बड़े नेता हैं उनको अपने कार्यकर्ताओं को ये समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोकतंत्र में हैं और हिंसा हम किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इसमें सिर्फ ये कहें कि सिर्फ टीएमसी के कार्यकर्ता हिंसा कर रहे हैं या वो सड़कों पर झड़प कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं सारे ही पार्टियों, देखिए ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, बीजेपी जीत रही है वहां पे तो बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं और ऐसे जश्न मनाते हुए कई बार उत्साह में वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं को कुछ इस तरीके के ताने मार सकते हैं, कुछ हंसी मजाक इस तरह का कर सकते हैं कि अगले व्यक्ति को चुभ गई। मैं भाई साहब की बात से सहमत हूँ कि आपने जश्न मनाइए, आप जश्न मनाइए, किसी को आप कोई छुट्टी हुई बात मत कहिए। और टीएमसी के कार्यकर्ताओं से भी अपील करना चाहती हूँ कि आपकी हार हुई है, कोई बात नहीं, इस पे मंथन हम कर सकते हैं, इसमें बाद में बहुत सारी चीजों पर विचार किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ गलत हुआ है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, अपनी बात को सड़कों पर आकर जनता के सामने फिर से कह सकते हैं। लेकिन हिंसा करना और इस तरह अतिवादिता का प्रदर्शन करना, मैं बिल्कुल इसको स्वीकार नहीं करूंगी। और मैं दोनों ही लोगों से कहूंगी, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हो चाहे टीएमसी के कार्यकर्ता हूं, कि आप जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता गलत कर रहे हैं। अगर टीएमसी के कार्यकर्ता उग्र हैं तो बीजेपी वालों को थोड़ा शांति बरतनी चाहिए, और अगर बीजेपी के कार्यकर्ता हंसी मजाक कर रहे हैं, अपना प्रश्न मिला के दूसरे को चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उकसाने का प्रयास कर रहे हैं, तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं को संयम बरतना चाहिए। और कहीं ना कहीं दोनों पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनका बयान सामने आना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है उसको रोकने का प्रयास उनको जरूर करना चाहिए। जी अजय सैनी जी, तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक अलग ही उलटफेर देखने को मिला। टीवी की जो विजय थालापति की सरकार अब यहाँ पर पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि वो धीरे धीरे आए और अब काफी ज्यादा उलटफेर यहाँ पर देखने को मिला है। साथ ही साथ देखिए डीएमके है, एआईडीएमके है, हमेशा से कोशिश करती है, राजनीति यहाँ पर काफी ज्यादा देखने को मिली है। लेकिन टीवी के आने से त्रिकोणीय मुकाबला ये हो गया और हमेशा से हमने ये भी देखा है कि जो साउथ के साइड है, तमिलनाडु साइड पे, यहाँ पर फिल्मों की ओर काफी रुझान देखने को मिला है। तो बड़ा उलटफेर हम कह सकते हैं।
देखो मैं आपको बताऊं, विजय लक्ष्मी की जो तमिलनाडु की बात करें तो 106 सीटों पर अभी लीड बनाए हुए है बीजेपी की पार्टी। मैं आपको बता दूं 106 के 106 सीटों पर बने हुए और सरकार ये पूर्ण बहुमत में आ जाएंगे, सरकार ये बना लेंगे अपनी। वही अगर तमिलनाडु डीएमके की बात करें तो देखिए सत्ता परिवर्तन तो वहां भी होना ही था, क्योंकि क्या किया उन्होंने। तो तमिलनाडु की जनता भी देखिए वहां बीजेपी का इतना वो नहीं है, लेकिन 3 जगह बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है। आपका पौंडीचेरी और आपका असम और आपका पश्चिम बंगाल। और आप देखिए असम की अगर बात करें तो असम में देखिए जहां इनकी 74 सीटें थी, आप इस वक्त 98 का रुझान में चल रहे हैं। हेमंत बिस्वा सीधे हिंदुत्व पर लड़ते हैं। इन्होंने देखा कि उन्होंने सीधे मुस्लिम को खुल के बोलते हैं कि मुस्लिम का मुझे वोट नहीं चाहिए। तो लेकिन अभी कुछ क्षेत्रों में जहां मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है वहां से भी बीजेपी बढ़त बना के चल रही है। विजय लक्ष्मी, मैं आपको बताऊं, सैनी जी तमिलनाडु की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर युवाओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला, क्योंकि विजय की ओर काफी ज्यादा रुझान शुरुआत में इतनी ज्यादा बढ़ा था। एक नया अध्याय से हम पूरी तरीके से कह सकते हैं, खासकर तमिलनाडु की हम बात कर रहे हैं। देखिए विजय जो है एक वहाँ के फिल्म अभिनेता और बहुत अच्छे अभिनेता वहाँ के माने जाते हैं। उनका एक बहुत अच्छा फिल्मों में एक्टिंग करके उनका कई ऐसी फिल्में उन्होंने ऐसी बनाई हैं कि लोग उनकी लोकप्रियता को देखते हुए वहाँ की जनता उनको पसंद कर रही है। और देखना चाहिए कि नई, जैसे अभी उमा जी बोल रही थी कि शुरुआत में आम आदमी पार्टी कोई नहीं जानता था, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, तो ऐसे ही विजय की सरकार वहाँ बननी चाहिए। नए लोगों को मौका देना चाहिए कि वो सरकार चलाए, और कैसे सरकार चलाए इसीलिए वहां की जनता उनको फीडबैक दे रही है। जी उमा जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन इस बार हम देख रहे हैं, खासकर जिस तरीके से ये चुनाव का समीकरण काफी ज्यादा दिलचस्प लगातार होता जा रहा है, 8 बजे से जिस तरीके से काउंटिंग हुई थी और धीरे धीरे जो आंकड़ा है एक नया परिवर्तन इस तरीके से देखा जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि युवाओं की भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी या फिर जो पर्सपेक्टिव है लोगों का अब पूरी तरीके से चेंज हो चुका है? नहीं, देखिए जिस तरह से तमिलनाडु के चुनाव की अगर मैं बात करती हूँ, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने काफी वहां पर रैलियां करी और काफी बार वो वहां पर गए, उसके बाद भी जो मनवांछित सफलता है वो बीजेपी को नहीं मिल पाई। तो हर राज्य का एक अपना अलग अलग ऑरा होता है। हर राज्य के जो लोग हैं, जो वहां के बाशिंदे हैं, उनकी सबकी अपना अलग अलग माइंडसेट होता है। हो सकता है किसी प्रदेश में बीजेपी को पसंद किया जा रहा है, किसी प्रदेश में नहीं किया जा रहा है, वहां पर कोई दूसरे नेता है, लोग उनके पीछे हैं। और रही बात युवाओं की, तो इस बात से मैं बिल्कुल मानती हूँ कि जिस तरीके से आज विजय की पार्टी जीत रही है, युवाओं ने जिस तरीके से उनको वोट किया है, ये वाकई में देखने वाली बात है। और कहीं ना कहीं तमिलनाडु में जो बीजेपी की यूनिट है, इन लोगों को फिर इस बारे में दोबारा मंथन करने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की इतनी रैलियों के बावजूद, इतनी मेहनत के बावजूद, और मैं कहना नहीं चाहूंगी लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि जिस तरीके से उन्होंने अपना रंग थोड़ा सा सांवला करके वहां पर उन लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने वहां पर जनता के सामने अपना वक्तव्य किए, तो मतलब थोड़ा हास्यास्पद था, पर कोई बात नहीं। चुनाव में सब कुछ जायज है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। कभी कहीं गोरे हो गए, कहीं तो उन्होंने अपना रंग थोड़ा सांवला किया, तो काफी कोशिशें, मेरा कहने का मतलब है कि बीजेपी ने वहां पर की, प्रधानमंत्री जी ने मेहनत की, उसके बावजूद भी नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया। अब दोबारा से बीजेपी की तमिलनाडु यूनिट को दोबारा से बैठना पड़ेगा कि भाई क्या रीजन रहे कि हम यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो पाए, जबकि हम लोग दूसरे राज्यों में, असम में और पश्चिम बंगाल में हम लोगों को सफलता मिली। तो हर राज्य का अपना एक अलग अलग वहाँ के लोगों का अपना अलग अलग विचार होता है। रही जैसे कि बात वहाँ की बंगाल की अगर मैं बात करूँ, तो बंगाल में तो कहीं ना कहीं एसआईआर का फैक्टर एक बड़ा फैक्टर रहा। और दूसरा फैक्टर जो वहां पर था, वो जिस तरीके से 15 साल से एंटी इनकम्पेंसी भी एक बड़ा फैक्टर ममता दीदी के लिए हो सकता है, तो वो भी एक फैक्टर है। तो दोनों ही पार्टियों को अपनी सफलता पर भी, बीजेपी को बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए कि भाई हमें सत्ता मिल गई तो हमेशा के लिए मिल गई, या टीएमसी को सत्ता से आज बाहर किया गया तो हमेशा के लिए वो बाहर हो गया, ऐसा नहीं। जनता परिवर्तन चाहती है तो बहुत बहुत शुक्रिया उमा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय सैनी जी आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें वीडियो संदेश जारी कर ममता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मतगणना के बीच ममता बनर्जी का पहला बयान सामने आया है। नतीजों में पिछड़ते ही ममता का ये पहला बयान सामने आया। आपको बता दें ममता बनर्जी का कहना है कि काउंटिंग सेंटर पर हमें रोका जा रहा है। ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है, टीएमसी की काउंटिंग एजेंट सेंटर नहीं छोड़े। ये साफ तौर पर आदेश भी ममता बनर्जी की ओर से दिए गए हैं। देखिए वीडियो संदेश जारी कर ममता बनर्जी ने ये गंभीर
जो आरोप है वो भी लगाया है। मतगणना के बीच ममता बनर्जी का पहला बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो कार्यकर्ता है, जो एजेंट है, वो काउंटिंग सेंटर पर ही रहे। और ममता का ये भी कहना है कि उन्हें लगातार रोका जा रहा है। टीएमसी के जो एजेंट हैं उन्हें साफ तौर पर ममता ने संदेश भी दिया है। वीडियो संदेश जारी कर ममता ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। मतगणना के बीच ममता का ये पहला बयान सामने आया है। और साथ ही साथ आपको ये जानकारी दे दें, नतीजे जिस तरीके से लगातार सामने आ रहे हैं, उसके बाद ममता बनर्जी ने ये बयान दिया है। काउंटिंग सेंटर पर उन्हें रोका जा रहा है। ममता की ओर से ये कहा गया है। देखिए, लगातार ममता बनर्जी इस तरीके से आरोप लगाती हुई नजर आई है, जहां पर उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें काउंटिंग सेंटर पर नहीं जाने दिया जा रहा, उन्हें रोका जा रहा है। वीडियो जारी कर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नतीजों में पिछड़ते ही ममता बनर्जी ने ये बड़ा बयान दिया है। काउंटिंग सेंटर पर उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ टीएमसी के काउंटिंग एजेंट सेंटर नहीं छोड़े। ममता बनर्जी ने कहा है कि जो भी एजेंट हैं वो बिल्कुल भी काउंटिंग सेंटर को नहीं छोड़े, वहां पर बरकरार रहे। और साथ ही साथ जिस तरीके से ये पहला बयान मतगणना के बीच, ये पहला और बड़ा बयान ममता बनर्जी की ओर से आया है। आपको बता दें, जिस तरीके से नतीजे में लगातार टीएमसी पिछड़ती जा रही है, उसकी ओर साफ तौर पर ये देखा जा रहा है। सीधा रुख करते हैं अजय सैनी जी की ओर। सैनी जी, आप काफी ज्यादा झड़प की तस्वीरें तो हमने देखी। ममता बनर्जी ने बयान दिया है, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि एजेंटों को उन्होंने कहा है कि वो बिल्कुल भी वहां से सीट ना छोड़े। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि जो उनको वहां पर बार बार रोका जा रहा है, तो क्या जिस तरीके से उन्हें रोका जा रहा है, तो उनका ये है कि चुनावी माहौल को खराब करने की कोशिश, जो वोटिंग में गड़बड़ी करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है? देखिए विजयलक्ष्मी, मैं आपको बता दूं कि ममता बनर्जी बौखला गई है। सरकार जाते ही उनकी, क्योंकि इस वक्त 1 बजने वाला है और 1 बजने में इस वक्त 191 का आंकड़ा बीजेपी पार कर चुकी है। तो इसलिए ममता बनर्जी अब बौखला गई है। बौखला में कहते हैं सियानी बिल्ली वो करे, कहावत है कि सियानी बिल्ली वो खराब है। तो इस वक्त जो है वो सियानी बिल्ली हो गई है और वो बौखला गई हैं। तो वो कुछ भी अंदर बातें करेंगी, क्योंकि सरकार उनसे जा रही है। कैसे उनके भतीजे ने, अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा था कि 4 तारीख के बाद तुम्हें कौन बचा लेगा। उनके टीएमसी के जो उसका प्रवक्ता है गुंडा, उसने कहा था अजय पाल शर्मा को हम घसीट के ले आएंगे। आप किसको घसीट के लेकर आएंगे? आप अपने आप को ये बचाएं विजयलक्ष्मी जी, ये अपने आप को बचाएं। इनके गुंडे हैं, जो राजनीतिक गुंडे हैं, वो बचाएं। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर अतीक अहमद का इनकाउंटर हुआ, जैसे यहाँ के गुंडे माफिया आके गए, वैसे ही पश्चिम बंगाल से वहां की बीजेपी की सरकार वहां के गुंडे माफिया को उखाड़ फेंकेगी। क्योंकि वह अत्याचार इतना अत्याचार किया वहां पर महिलाओं पे, हिंदुओं पे इतना अत्याचार किया कि टीएमसी को तो पहले ही चला जाना चाहिए था। ये बीजेपी अब सरकार अपनी बनाने जा रही है। और शाम को जो है 6:30 बजे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बीजेपी कार्यालय जाएंगे और वहां से जनता को संबोधित करेंगे। और इसमें वहां की पश्चिम बंगाल की जनता का बड़ा आभार है। जनता ने ही सरकार बनाई है, वह बीजेपी ने अपनी कोशिश करी है। सही तरीके से उन्होंने सरकार अपने बनाने जा रहे हैं। और वहां का गुंडाराज, टीएमसी का गुंडाराज, वामपंथियों का गुंडाराज तो अब नहीं रहा वहां। काउंटिंग सेंटर को लेकर तो ममता बनर्जी पहले भी गंभीर आरोप लगाती रही हैं, चाहे वो स्ट्रांग रूम की बात हो, ईवीएम को लेकर हो। यहाँ पर पहले भी उनकी ओर से इस तरीके से आपत्ति दर्ज कराई गई थी। देखिए मैं आपको बता दूं विजयलक्ष्मी, तो पीछे चल रही है, तो ऐसे में अभी मैं आपको बता दूं कि पिछले जब इनके चुनाव थे, पिछली बार जब इनका चुनाव हुआ था, तब तो इन्होंने कोई आरोप नहीं लगाए। दूसरी बार बनी तब तो कोई आरोप नहीं लगाए। तीसरी बार बनी तब तो इन्होंने कोई आरोप नहीं लगाए। अब चौथी बार ये जा रही हैं, इनका सुफड़ा साफ हो गया है। 4 तारीख और दीदी जा रही है, 4 तारीख को दीदी जा रही है, तो ये बौखलाएंगी। तो इनका जो बौखलाव का जो चेहरा है वो जनता के सामने आ गया है। अब बौखलाने से कुछ नहीं होगा। अपनी हार इनको मान लेनी चाहिए और इनको जो है अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सैनी जी, एक सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूंगी, क्योंकि ममता बनर्जी देखिए 15 साल से उनकी सरकार रही है, काफी ज्यादा लोग उन्हें पसंद करते हैं, ऐसी बात नहीं, जमीनी नेत्री वो है। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ टीएमसी की ओर से कमी रह गई कि इस तरीके से करारी हार का सामना उन्हें करना पड़ रहा है? क्योंकि अभी हालांकि रुझान आने बाकी हैं, लेकिन बढ़त जिस तरीके से बीजेपी ने बनाई है, तो क्योंकि जिस तरीके से 15 साल की एक सरकार और इतना बड़ा अगर खामियाजा भुगत रही है, तो कमी कहाँ रह सकती है?
देखिए कमी मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपने देखा होगा कि वहाँ के हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार हुआ, वहाँ की महिलाओं को दिन दहाड़े उठा लिया जाता था। अभी 2 दिन पहले की बात बता दूं कि जहांगीर के गुंडों ने उसको, जो एक महिला को वहां पे हड़काया, टीएमसी, वो खुद टीएमसी बोल रही थी कि मैं टीएमसी की कार्यकर्ता हूँ, बोले मुझे खुद हड़काने के, हम हार गए तो हम घरों में आग लगा देंगे। तो सरकार नाम की भी कोई चीज है, सरकार नाम की तो भी कोई सनी जी, चीज आप है। ये कहना चाह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का खामियाजा ममता को भुगतना पड़ रहा है? जी, कार्यकर्ताओं का ममता ने सह दी, ममता बनर्जी ने सह दी। सो आपका जो उसका भतीजा है, क्या नाम है उनका, बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, वो खुलेआम धमकियां देता था लोगों को, डायमंड हार्बर की जनता को खुलेआम बताता था। उसका जो एक गुंडा जहांगीर है वो खुलेआम था, वो जहांगीर ने तो खुलेआम पुष्पा बता दिया अपने आप को, मैं झुकूंगा नहीं, पुष्पा हूं। अब कौन झुकेगा ये पता बताएगी सरकार, बीजेपी सरकार, वहां की जो भी बनेगी सरकार में जो मुख्यमंत्री बनाएगा वो एक एक अपने लोगों का एक एक हिसाब लेंगे। आप देखिए नंदीग्राम में क्या इन्होंने करा, आप देखिए कि जो बिरला कंपनी वहां पर गई थी, इतने वहां के जो मालिक, ममता हारी थी ना, तभी तो वो भवानीपुर गई, भवानीपुर गढ़ उनका है और यहाँ पर भी काफी ज्यादा वोटों से वो पीछे भी चल रही थी। अब भवानीपुर से तो उम्मीद थी ही ममता को, तभी तो वो इधर आई थी। और साथ ही साथ शुभेंदु अधिकारी भी उनके पीछे पीछे यहाँ आ गए, बोले कि वहां से ममता को हार का सामना करना पड़ा है तो यहाँ भी हम उनको हराएंगे। देखिए मैं आपको बताऊं कि पश्चिम बंगाल में इतना गुंडाराज इन्होंने फैला दिया था अपना, कि बीजेपी का कोई भी आप देखिए कि भी अभी न्यायपालिका की तो टीम गई थी, 7 जज वहां गए थे, उनको बंधक बना लिया था, सीबीआई को बंधक बना लिया था वहां। तो इनका इतना गुंडा राज वहां पर हो गया था, इनकी टीएमसी का, वहां की जो पुलिस थी इतनी गंदी पुलिस पश्चिम बंगाल की कि 100 रुपए 50 रुपए लेते हैं। वहां जो है हर तरीके पे, हर अड्डे को बोलते थे वहां पर, उसको बोलते हैं टीएमसी। गरिमा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, मुख्य प्रवक्ता है कांग्रेस की, इनसे भी जान लेते हैं। गरिमा जी, आंकड़े आने शुरू हो चुके हैं, 8 बजे से काउंटिंग हुई थी, कैसे देख रही है आप इनको? नहीं, निश्चित रूप से मैं इसको परिवर्तन की बयार के रूप में देखती हूँ कि कहीं ना कहीं जनता को परिवर्तन चाहिए। एंटी इनकम्बेंसी कह लीजिए या बेरोजगारी का आलम, कि कहीं ना कहीं युवा बहुत परेशान है। और अगर ये चुनाव और स्वस्थ तरीके से लड़े गए होते तो कहीं ना कहीं इसकी सराहना और होती। हम जो कांग्रेस में हैं, हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हम लोग सह अस्तित्व की बात करते हैं, हम लोकतांत्रिक और संविधान मूल्यों की बात करते हैं। तो इस चुनाव में वो नदारद था, बहुत बिलो द बेल्ट ये चुनाव गया, बहुत नैरेटिव सेट करने के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण पर ये चुनाव लड़ा गया। काश ऐसा होता कि विकास पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर, सड़क पर, ये जिस चीजों के लिए, जिन बातों के लिए राजनीतिक दल चुने जाते हैं, यदि उन पर ये चुनाव लड़ा जाता तो कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र के लिए और स्वास्थ्यवर्धक होता। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से व्यक्तिगत आक्षेप लगाए गए और नैरेटिव जो है धार्मिक ध्रुवीकरण की ओर दिखाई पड़ा, वो निश्चित रूप से चिंतनीय विषय है हम सबके लिए। लेकिन इन 5 राज्यों के चुनाव से एक चीज साफ निकल कर आ रही है कि जनता को बदलाव तो चाहिए और इस समय वो बदलाव के मूड में है। और उनको कहते हैं ना, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। तो जनता को ये लग रहा है कि जिस पार्टी या जिस दल की सरकार है वो तो हमारे लिए कुछ नहीं कर पा रही, लेकिन शायद हम नई सरकार चुनेंगे तो वो हमारे लिए बेहतर कर पाएगी। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि इतना आर्थिक रूप से पीछे ले गई है मोदी सरकार इस देश को कि आज तेल नहीं है, गैस नहीं है, खाने की वस्तुएं इतना ज्यादा महंगी हो गई हैं, चारों तरफ महंगाई का आलम है और घर में बेरोजगार बच्चे बैठे हुए हैं। तो स्थिति तो भारत देश की बद से बदतर होती जा रही है। सराहना हो रही है पड़ोसी राज्य नेपाल की। गरिमा जी, मैं नेपाल वापस आपके पास आऊंगी, इस बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर देते हैं। देखिए, जय श्री राम के नारे लगने शुरू हो चुके हैं पश्चिम बंगाल में। ममता के घर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा काफी ज्यादा हो चुका है और घर के बाहर जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए हैं। देखिए, साथ ही साथ काफी ज्यादा उत्साह बीजेपी कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें, ममता के घर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। घर के बाहर जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे
है और साथ ही साथ आपको बता दें काफी ज्यादा जो जमावड़ा है बढ़ता ही जा रहा है। सीधे सीधे देखिए घर के बाहर काफी ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। गरिमा जी देखिए अब काफी ज्यादा खुशी बीजेपी कार्यकर्ताओं में देखी जा रही है। जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। जो धर्म का फैक्टर है वो तो हमेशा से बीजेपी का रहा ही है, लेकिन जिस तरीके से अगर हम पश्चिम बंगाल को साफ तौर पर देखें, क्योंकि काफी ज्यादा वोटों की छटनी भी इस बार हुई है, तो आपको क्या लगता है एसआईआर फैक्टर कितना सही साबित यहाँ पर हुआ है और क्या कुछ इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो देखने को मिले हैं? देखिए, एसआईआर सबको पता है कि किसके इशारे पर हो रहा है और कितना कम्बरसम है, कितना कठिन है, जिस तरह के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहती हूँ आपको, हड़बड़ी में क्योंकि चुनाव है देश के अंदर तो एसआईआर कराया जा रहा है, लेकिन जनगणना नहीं कराई जा रही है। कहा जा रहा है महिला आरक्षण तब देंगे जब 2011 की जनगणना पर परिसीमन होगा, उस आधार पर महिला आरक्षण होगा। क्यों? मैं मोदी सरकार से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, एसआईआर हो सकता है पूरे देश में, लेकिन जनगणना नहीं हो सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि एसआईआर में आपको वोट काटने हैं, एसआईआर आपको सूट करता है। 91 लाख वोट आपने अकेले पश्चिम बंगाल में काट दिए, औसत निकाला जाए तो हर विधानसभा में 9000 वोट, और 9000 वोट तो बहुत बड़ी चीज है। मेरे जैसे छोटे से प्रदेश में, उत्तराखंड से मैं आती हूँ, यहाँ तो 500 वोटों से हार जीत हो जाती है। तो साम दाम दंड भेद जिसे कहते हैं वो इस्तेमाल किया है भाजपा ने। भाजपा पहले दिल्ली के पीछे हाथ धोकर पड़ गई, अब पश्चिम बंगाल में जिस तरह से नारी शक्ति बंधन अधिनियम तो केवल एक जुमला का साबित हो रहा है। जिस तरह के फिक्रे, जिस तरह की भाषा शैली, जिस तरह की शब्दावली ममता बनर्जी के लिए इस्तेमाल करी भाजपाइयों ने बंगाल के अंदर, उससे साफ इनका चाल चरित्र चेहरा पता चलता है कि एक महिला जो नेतृत्व कर रही है वो भी आंखों की किरकिरी बनी हुई थी। और आप महिलाओं को अग्रणी भूमिका में पहले पायदान पर देखना ही नहीं चाहते, चाहे आप देश को कितना भी बेवकूफ बना ले नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नाम पर। तो कहीं ना कहीं जिस नैरेटिव पे चुनाव लड़ा गया उससे मैं सहमत नहीं हूँ। चुनाव विकास पर लड़ा जाना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर लड़ा जाना चाहिए, एक हेल्दी डिबेट होनी चाहिए, एक हेल्दी प्रचार तंत्र होना चाहिए। मैं इस चीज को मानती हूँ कि जो आक्रोश था वो फ्रेगमेंटेड था, वो बटा हुआ था, तो एक कर पाने में हम कहीं ना कहीं असफल हुए हैं। और ममता के लिए तो हमने देखा कि किस तरह से सारा जोर आजमाई, चाहे धन बल, बाहुबल, तमाम तरह का बल लगा दिया गया। एक तरह से कहना चाहिए कि पूरी सरकार ही दिल्ली से उठकर पश्चिम बंगाल में पहुंच गई थी, जिसका खामियाजा देश भुगत रहा है। आज तेल और गैस की कीमतों में जिस तरह की वृद्धि हो रही है, जिस तरफ से उस तरह वो नीतियों को ठीक ढंग से हैंडल नहीं किया जा रहा है। तो ठीक है, पता लग रहा है केरल के रिजल्ट्स देखकर भी, तमिलनाडु के देखकर भी, पश्चिम बंगाल के देखकर भी कि जनता के अंदर कहीं ना कहीं बदलाव की एक प्यास तो है। जी बिल्कुल, बदलाव की प्यास तो है, क्योंकि इसी का असर जो है पश्चिम बंगाल में साफ तौर पर देखा गया है। सैनी जी, आप कितनी सहमत है गरिमा जी से, एसआईआर जो फैक्टर यहाँ पर एसआईआर जो रहा है पश्चिम बंगाल में, इसको लेकर? देखो, मैं आपको बताऊं, गरिमा जी की कुछ बातों से मैं सहमत और कुछ बातों से सहमत नहीं हूँ। जो इन्होंने कहा कि 60 साल तो कांग्रेस ने भी राज किया ना, तो विकास पे किया इन्होंने या वैसे ही किया? चलिए छोड़िए, अब बीजेपी आई, बीजेपी ने पर जहां पश्चिम बंगाल की बात अभी गरिमा जी कर रही थी कि पश्चिम बंगाल में 3 बार यानी 15 साल ममता की सरकार रही ना, 15 साल सरकार, तो ममता ने वहां क्या विकास, कौन सी इंडस्ट्री वहां लेके आई बताइए? जो इंडस्ट्री आई, टाटा आई उसको भगा दिया, बिरला आई उसको भगा दिया, तो क्या विकास ममता ने वहां किया है? मुझे एक विकास बता दीजिए क्या किया। सैनी जी, जहां भाजपा की मैं एक बात मैं आपको कहना चाहूंगी, क्योंकि साफ साफ टीएमसी के जो तमाम कार्यकर्ता है, नेता है, उनकी ओर से भी आरोप लगाए गए हैं कि केंद्र की सरकार की तरफ से कोई भी मदद बंगाल में टीएमसी को बिल्कुल नहीं मिली है। मैं कुछ कहना चाहूंगी प्लीज जी। हाँ, देखिए, टीएमसी और भाजपा एक सांप नाथ तो दूसरा नागनाथ है, कोई किसी से कम नहीं, एक डाल तो दूसरा पात है। तो इस समय पश्चिम बंगाल की जनता के सामने ये दोराहा जरूर था कि किसकी कमीज कम मैली है और किसको चुने।
तो पाक साहब तो कोई नहीं है, भ्रष्टाचार के आरोप ममता सरकार पर भी लगे, घोटालों के आरोप लगे, जिस तरह से वहां भर्ती परीक्षाएं नहीं हो पा रही थी, बेरोजगारी का आलम था, महिला अपराध हो रहे थे, इनमें कहीं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। और सैनी जी को ये क्यों लग रहा है कि मैं ममता बनर्जी सरकार के पक्ष में यहाँ पर बैठी हुई हूँ? मैं बिल्कुल ममता बनर्जी के पक्ष में कोई बात नहीं कर रही। मैं तो आप लोगों का रवैया ये नहीं कहा, नहीं, आपने कहा ना कि ममता ने कौन सा विकास कर लिया। मैं जवाबदेह नहीं हूँ। ममता मेरी सरकार नहीं थी, टीएमसी कोई मेरी पार्टी नहीं है जो मैं ममता की तरफ से यहाँ पर आपको जवाब दूं कि क्या विकास किया ममता ने। लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रखकर, आप अपने दिल पर सैनी जी नहीं, सैनी जी बोल लेने दीजिए, सैनी जी बोल लेने दीजिए, नारी शक्ति वंदन की बात करते हैं तो बातों को बोल लेने दीजिए, बात पूरी आ जाने दीजिए सैनी जी, सैनी जी बात पूरी आ जाने दीजिए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पैरोकार है ना आप लोग, तो एक नारी बोल रही है, थोड़ा सम्मान दीजिए। मुझे आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, 60 साल की आपने कांग्रेस की बात करी, कांग्रेस ने कब धर्म की राजनीति करी? कब सेना के शहीदों के ऊपर राजनीति करी, शहादत पर राजनीति करी? कांग्रेस ने राजनीति करी जो पंचसूत्रीय कार्यक्रमों पर राजनीति करी है। कांग्रेस ने विकास की बात करी है। एक सुई जिस देश में नहीं बनती थी उसको आज विकासशील देशों की पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया है। आपने मुरली मनोहर जोशी जी को नहीं सुना शायद, उन्होंने कहा कि विकसित देशों की रेस में था भारत, लेकिन आज की तारीख में नहीं है। आज हम रूढ़िवादिता की तरफ जा रहे हैं, आज हम आदिकाल की तरफ जा रहे हैं। आज हम बच्चों को वैज्ञानिक सोच देने के बजाय, एक साइंटिफिक एजुकेशन देने के बजाय हम रूढ़िवादी ज्यादा होते चले जा रहे हैं। हम कहीं ना कहीं ऑर्थोडॉक्स होते जा रहे हैं। और आप अपने चारों तरफ नजर घुमाकर देखिए, जो जो देश ऑर्थोडॉक्स हुआ वो देश कभी भी पनप नहीं पाया, वो उसी कूप मंडूक में रह गया, उसी कुएं में रह गया, उसका कभी कोई भला नहीं हुआ, क्योंकि वैज्ञानिक सोच नहीं थी। और वैज्ञानिक सोच थी पंडित नेहरू की, जिसको नेहरूवियन फिलॉसफी कहते हैं, जिसको नेहरूवाद कहते हैं। तो आप नेहरू जी को, गांधी जी को पढ़ेंगे तो आपको उनके सामने सावरकर और गोवलकर बौने नजर आएंगे। जी सचाल जी, आपसे मिलते हैं। आज काफी ज्यादा उत्साह भी बीजेपी, मुझे दूसरी डिबेट में बोलना है, मैं आपसे विदा ले रही हूँ। लेते हैं जी, गरिमा जी मैं आपके पास आऊंगी, एक बार सचाल जी से जवाब ले लेते हैं। देखिए, जिस तरीके से बंगाल में वहां इलेक्शन हुआ, दैट वाज नॉट इलेक्शन। वो लग रहा था कि केंद्र का राजा अपनी पूरी फौज लेकर के बंगाल पर चढ़ाई की है और बंगाल में अलोकतांत्रिक तरीके से सभी संवैधानिक संस्थाओं को लगा करके केंद्र के सहारे, चुनाव आयोग के सहारे दिल्ली के राजा ने वहां कब्जा करने की ठानी है। और लोग ममता दीदी का अगर हारती हैं तो संदेश जाएगा कि लोकतंत्र नहीं बचेगा। और मैं केवल एक बात पूरी करवा लेते हैं। सचान जी बोलिए, आपके पास जरूर आऊंगी सैनी जी। जी सचान जी, सचान जी आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी कंटिन्यू रखिए जी। हाँ आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। देखिए, ये जिस तरीके से एसआईआर का खेल हुआ, जिस तरीके से पूरे देश के सांप्रदायिक नेताओं को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत और केंद्र के जो सक्षम केंद्रीय फोर्स हैं, ईडी, सीबीआई, ये सब चुनाव लड़ रहे थे टीएमसी ममता बनर्जी के खिलाफ। कमलेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी की, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। सचान जी आप पहले अपनी बात रखिएगा, उसके बाद में कमलेश जी आपके पास आऊंगी। सचान जी फटाफट। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि ये लोकतांत्रिक चुनाव नहीं है। केंद्र के राजा ने बंगाल में अपने केंद्रीय बलों के साथ, हथियारों के गोला बारूद के साथ बंगाल में चढ़ाई की है
और उस चढ़ाई की शुरुआत SIR से की है, जहां 40 लाख लोग जो नागरिक हैं देश के, बोल रहे थे जी, आप उनको बात सचान जी, मैं आपके पास आऊंगी, आप सचान जी ने मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जहां 40 लाख नागरिकों को वोट का, मतदान का अधिकार छीन लिया गया हो, तो आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। वो अधिकार किसका था? कौन थे वो लोग? सब रोहिंग्या थे, बांग्लादेशी रोहिंग्या थे, जिनको हिंदुस्तान से भेजा गया। अभी वहां पर ट्रिब्यूनल ने वहां लिखने दिया। तृणमूल कांग्रेस की 3 बार, तृणमूल कांग्रेस की सरकार वहां रही है, ममता दीदी 3 बार मुख्यमंत्री वहां रही है। सेंट्रल की गवर्नमेंट थी 2014 से, सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी, 3 बार क्यों बीजेपी वहां TMC बनती आ रही है? क्योंकि TMC गुंडाई करती थी वहां पर, पूरी गुंडाई पे उतरी हुई थी। बात करते हैं आप उत्तर प्रदेश से क्यों चले गए? दूसरी बार क्यों नहीं आए? दूसरी बार भाजपा की सरकार क्यों आई उत्तर प्रदेश से? ये जिस तरीके से ये केंद्र अपने गुंडों के साथ और जो CBI के लोग, ED के लोग, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये लोग नागरिकों को आप वोट डालने का अधिकार छीन रहे हैं SIR के माध्यम से। वो 40 लाख जो वहां मतदान नहीं दे रहे हैं, वो नागरिक है, वो दूसरे देश के नहीं है, हमारे देश के हैं। लोकतंत्र पूरी तरीके से खतरे में, और जब तक मोदी जब तक गुजरात की गोली रहेगी, सब बांग्लादेशी थे वो लोग। अगर आप लोग एक एक करके बात, एक भी बांग्लादेशी, आप बताइए कितने बांग्लादेशी पकड़े गए? के पास आऊंगी कमलेश जी, गृह मंत्री जी ने कितने बांग्लादेशी पकड़े? अभी आप हैं ही, काफी ज्यादा उत्साह जिस तरीके से देखा जा रहा है, पश्चिम बंगाल में बढ़ोतरी, बहुमत, सब तरीके से बीजेपी आगे आ चुकी है अब। बिल्कुल, देखिए खुशी की बात है, और पश्चिम बंगाल में जो ममता दीदी का गुंडा राज था वो कहीं ना कहीं जो है खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, और वहां के लोग जिस तरीके से खुशियां मना रहे हैं ये देखने वाला है। और मैं अभी सुन रही थी, हमारे सपा के सचान जी बोल रहे थे, देखिए बड़ा रोना धोना होता है, विपक्ष को बहुत रोते हैं, जब ये हारने लगते हैं तो ये ठीकरा फोड़ते हैं सरकारी मशीनरों पर, और जब जीतते हैं, जब ये लोग जीत दर्ज करते हैं तब कुछ नहीं बोलते, तब वही मशीनरी होती है, और जब ये हारते हैं तो उसी मशीनरी के ऊपर ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं। चाहे चुनाव आयोग की बात करें, और चाहे अब इस समय नया शिगुफा इन्होंने उड़ाना शुरू कर दिया SIR, तो अब आप समझ सकते हैं कि पहले ये EVM के ऊपर और चुनाव आयोग के ऊपर ठीकरा फोड़ते थे, अब ये SIR के ऊपर फोड़ने लगे हैं, लेकिन अपनी कमियों को दुरुस्त नहीं करते हैं, अपनी देखिए जिनके नाम कटे हैं वो कौन लोग थे, इसकी जांच हुई ना, तभी कटे हैं। ऐसे किसी आम नागरिक का नाम नहीं कटा वहां पर, जो वहां के रहने वाले स्थानीय बासिंदे हैं उनके नाम नहीं कटे हैं। जाहिर सी बात है कि जो भ्रष्टाचार व्याप्त था पश्चिम बंगाल में वो कहीं ना कहीं खत्म होगा, और मोदी सरकार वहां बन रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बन रही है, तो जाहिर सी बात है कि राम राज्य होगा, और इसीलिए राम राज्य के ऊपर ही वहां की जनता ने वोट किया। आपने चुनाव वाले दिन देखा था जिस समय वोटिंग हो रही थी कि किस तरीके से एक मशीन के ऊपर टेप लगा दिया था, ये गुंडाराज था वहां पर बंगाल में। तो अब आप कैसे कह सकते हैं अपने गुंडाराज इनको नहीं दिखाई देते? अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश यादव जी का कितना गुंडाराज था, आज वहां से गुंडे भाग खड़े हुए हैं योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब विपक्ष को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है विपक्ष को बोलने का, क्योंकि जो गुंडागर्दी करते थे वो वहां पर खत्म हुई है। अजय सरपंच गुंडे आप ऐसे आप लोगों को वहां पर्यवेक्षक के रूप में पर्यवेक्षक, आप बात तो देखिए वही आ जाती है कि नाच ना जाने आगे टेढ़े वाली स्थिति हो जाती है। काम आप करते नहीं है, मंथन आप करते नहीं है, अपने नेतृत्व को आप देखते नहीं है, और ठीकरा आप जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर या सरकारी मशीनरी के ऊपर फोड़ते हैं। जाहिर सी बात है भाई, आप जीते हैं, आप कई बार वहां पर जीती हैं ममता दीदी, लेकिन जिस तरीके से उनका रवैया था जनता के प्रति, जिस तरीके से उनका रवैया था अधिकारों के प्रति, जिस तरीके से वो वहां पर गुंडाराज चलाते हैं। आपके पास आऊंगी, इस बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। TMC बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प देखिए लगातार होती जा रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर काउंटिंग सेंटर के बाहर भारी हंगामा देखने को मिला, और साथ ही साथ आपको जानकारी दे दें TMC बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच पत्थरबाजी भी हुई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर काउंटिंग के बीच कोलकाता में यह हंगामा देखने को मिला। चुनावी माहौल काफी ज्यादा
गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। काउंटिंग के बीच कोलकाता में काफी ज्यादा बवाल देखने को मिला। टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है और झड़प के साथ साथ पत्थरबाजी की घटना देखने को मिली है। काउंटिंग सेंटर के बाहर भारी हंगामा हुआ है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी कार्यकर्ता आपस में पत्थरबाजी करते हुए नजर आए। कमलेश जी, आपके पास मैं रुक करती हूँ। काफी ज्यादा जिस तरीके से चुनावी समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में पत्थरबाजी की घटनाएं, हंगामे की घटनाएं काफी ज्यादा देखी जा रही है। गुंडागर्दी फिर कहाँ हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल। अब आप ये देखिएगा कि जैसे ही उनको लगा कि अब हम हारने वाले हैं, तो उन्होंने अपने उन बदमाशों को भेजना शुरू कर दिया है ताकि माहौल बिगाड़ सके और चुनाव को अपने हक में लाने की कोशिश की जा रही है। आप पश्चिम बंगाल क्यों देख रहे हैं? आप और भी राज्यों की तरफ देखिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो देखिए, हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त बना रही है। आप मुझे बताइए, अगर देश के अंदर जनता चाह रही है कि नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व कायम रहे, हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं? हम यहाँ विकसित भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं 2047 तक कि हमारा भारत विकसित भारत बने, और उस ओर अगर कोई गिलहरी की तरह अपना योगदान दे रहा है और जनता का प्रत्येक व्यक्ति वो आपकी नजर में जिसकी नजर में कुछ नहीं होता वो आप है, आपकी नजर में नहीं है वो, क्योंकि आपको खुद काफी ज्यादा बढ़ोतरी यहाँ पर आप अगर प्रचार जी को रोके तो मैं अपनी बात करूँ, क्योंकि वो बहुत बड़े हैं, मैं उनका सम्मान करती हूँ। जनता खुद वोट कर रही है। सब सचान जी खुद वोट कर लड़के किया उन्होंने, चाहे उन्होंने लड़के किया वोट कि हमारा ताला खुलवाइए, हमें वोट करना है। वोट जनता कर रही है। 90% वोट पहले चरण से लेकर दूसरे चरण से लेकर काफी ज्यादा वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। जनता खुद वोट कर रही है। सचान जी कि निकाल देंगे। देखिए बहुत बड़े सीनियर है मेरे से सचान जी। कमलेश जी, मैं आपके पास आऊंगी, एक बार उनसे जवाब ले लेते हैं, फिर आप अपना कंटिन्यू रखेगा। जनता वोट कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उन 40 लाख जो नागरिक हैं और तो फिर ये लेकिन परंतु किंतु कहाँ से आता है सचान जी? जब जनता वोट कर रही है तो लेकिन परंतु किंतु का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता, कोई औचित्य नहीं बैठता। 40 लाख वोट कटे, मैं बोलना चाहूंगा सचान जी, इनके रिश्तेदार थे ना सचान जी के, इनके वोट कटे हैं वो सचान जी के समाजवादी पार्टी के रिश्तेदार थे। म्यूट कीजिए एक बार इनको, एक बार सचान जी को कंप्लीट करने दीजिए। मैं जरूर आप लोगों के पास आऊंगी, लेकिन सचान जी ने जिस तरीके से बोला था, मैं उस चीज का जवाब चाहती हूँ कि जनता वोट कर रही है। पश्चिम बंगाल की जनता ने वोट किया है पूरे हर तरीके से, चाहे उनकी तमाम जितनी भी शिकायतें रही हो, तमाम मुद्दों को लेकर जनता ने खुद वोट किया है। सचान जी आप जवाब दीजिए इस पे। इसका जवाब सीधा है। 40 लाख लोगों को जो उनको वोट से क्यों वंचित किया गया? जब सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा, ट्रिब्यूनल ने उनकी सुनवाई के साथ चुनाव के पहले क्यों नहीं किया? अभी तो बहुत सी चीजें खुलासा होंगी। वोट परसेंटेज टीएमसी का और कितना है, जब ये कैलकुलेशन होगा तब पता चलेगा। जी सैनी जी। सचान जी एक ही बात का दुखला रो रहे हैं कि 40 लाख वोट वो कहाँ काटे गए। अरे ये बताइए, 40 लाख वोट 40 लाख वोट कितने कटे ये देखिए ना, उसमें जांच हो रही है। सारे वो रोहिंग्या नागरिक है। हमने आपकी सचान जी, आप हमारे बड़े हैं, बड़े तुल्य हैं, अब हमने आपकी बात पूरी सुनी ना, अब हमारी भी सुनिएगा। जो 40 लाख वोट वो कटे, 40 लाख जो वोट कटे वो रोहिंग्या बांग्लादेशी थे वहां। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात मैं आपको एक और बता दूं कि एसआईआर तो असम में भी हुआ है, क्या बोलते हैं, इससे पहले असम में भी एसआईआर हुआ। तो असम में ये 90-100 सीटें क्यों लेके आ रहे हैं पूरी? अच्छा, एसआईआर तो पश्चिम वहाँ तमिलनाडु में भी हुआ है, जहाँ 5 प्रदेशों में, आपको शायद मैं नहीं पता हुआ है, हमें 5 प्रदेशों में एसआईआर हुआ है, और अपने उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भी एसआईआर चल रहा है, मैं आपको बता दूं। तो वहां पर क्यों कांग्रेस आ रही है केरला में, यहाँ पे बीजेपी की पार्टी क्यों आई है? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है सचान जी, जब सुपड़ा साफ होता है विपक्ष का ना, तो विपक्ष ऐसे ही रोता है। ये मेरा कहना है आपसे, मैं आपको बताऊं। आप 2 बार आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में रही, माननीय अखिलेश जी यहाँ मुख्यमंत्री रहे, माननीय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहे ना, लेकिन दूसरी बार सरकार में 2 बार वहां हारे, आपके 17 में हारे, अब बच में आ गए, फिर 27 में फिर हारेंगे। मैं आपको उत्तर प्रदेश से सुपर खाप हो जाएगा समाजवादी का।
ये देखिएगा, हम लोग अलर्ट हैं, उत्तर प्रदेश में अलर्ट है, बंगाल को देख करके तो हम आप अलर्ट पश्चिम हो गए बंगाल में हैं। अलर्ट ही नहीं रहे। हम केंद्रीय बलों को वहां घुसने नहीं देंगे। पश्चिम बंगाल में अलर्ट केंद्रीय नहीं बलों को रहे, ये बताइए। बड़ा चैलेंज है। केंद्रीय वहां अमित शाह और मोदी को घुसने नहीं देंगे। वो उत्तर प्रदेश है, हम घुसने नहीं देंगे। हम 24 में जिस तरीके से हमने प्रदर्शन 24 में जो हमने प्रदर्शन किया था उसी तरीके से 2014 से लेके 2026 तक ममता की सरकार वहां रही, और 2014 से लेके 2026 तक सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट है। तो चुनाव तो पहले भी 2022 में भी तो वहां पे बीजेपी चुनाव लड़ी थी, जो 74 सीटें लेके आई, तब भी तो केंद्रीय बल वहां लगा। ठीक है सैनी जी, आपके पास में आऊंगी कमलेश जी। मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ, केवल एक चीज का उत्तर दे दें आप। सचान जी मेरी बात को जरा पूरा सुनेंगे। हाँ बिल्कुल कमलेश जी, मैं एक प्रश्न का उत्तर केवल चाहता हूँ। 2021 में जब केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, वहां ममता की सरकार थी, तो वहां कितने सुरक्षा बल, कितने आईपीएस और कितने पर्यवेक्षक भेजे गए, उसकी तुलना में अब कितने भेजे गए, इसका जवाब आप दे दीजिए। ठीक है कमलेश जी, पहले सचान जी के सवाल का आप जवाब दीजिए। अब देखिए सचान जी हमारे बड़े हैं, और क्योंकि हमारे पिता की उम्र के हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम उनकी बातों का सम्मान भी बेटी हैं आप, मेरी बेटी हैं आप, मेरी बेटी हैं आप, और मेरी बेटी हैं। और सचान जी ने कहा कि वहां पर 40 लाख वोट कटे हैं, इसलिए शायद वहां पर वो जो है ममता दीदी हार रही है। तो अब आप मुझे बताइए कि 90 से 95 जो सीटें दिखाई दे रही हैं कि वहां पर इसमें आ रही है टीएमसी की आ रही है, अगर वहां पर अगर देख बात सचान जी प्लीज 5 सेकंड दीजिएगा, 10 सेकंड दीजिएगा। अगर वहां पर हमारी चल रही थी तो फिर भाई ये 90-95 सीट भी क्यों आ रही है टीएमसी की? फिर तो बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाना चाहिए था, फिर तो भाजपा की आ जानी चाहिए थी सारी। मतलब आप ये देखिए, जो 90-95-100 के बीच में टीएमसी की आ रही है, वहां पर कोई मशीनरी का काम नहीं हुआ, लेकिन जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है वहां पर मशीनरी का काम हुआ। ये गजब सोच है देखिए आप विपक्ष की। अब इन्होंने एक सवाल किया, इन्होंने कहा कि पहले की तुलना में बात वही कह रहा हूँ, पहले की तुलना में आप वहां पर हमने कितना संसाधन भेजा। आपने सवाल अभी किया कि हमने वहां पर कितनी फोर्स भेजी। देखिए जहां पर भी हर राज्य में जो चुनाव, सचान जी एक मिनट, जहां पर जिस राज्य में चुनाव होते हैं हर जगह सेंटर की जाती ही जाती है फोर्स। तो बंगाल में गई है तो वो तो हमेशा जाती है, क्योंकि वहां सबको पता है कि किस तरीके से गुंडागर्दी होती है। और आज भी आप देखिएगा, जैसे उन्हें पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है तो वो डंडे पत्थर इकट्ठे कर रहे हैं कि मारने के लिए। तो लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। अब सेंटर की जो फोर्स है वो इसीलिए है कि शांति कायम रखे, और वहां पे प्रेम पूर्वक चुनाव हुआ है, प्रेम पूर्वक ही हमारी काउंटिंग खत्म। मैं प्रेम पूर्वक ही कह रहा हूँ। देखिए ये लोकतंत्र को बचाना है, आपकी जितनी जिम्मेदारी उतनी हमारी जिम्मेदारी, पक्ष की जितनी जिम्मेदारी उतनी विपक्ष की जिम्मेदारी। तो सुन लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। सचान जी पश्चिम बंगाल में आपके कितने लोग लड़े, ये बताइए आप, ये बताइएगा। आप जो रोना रो रहे हैं ना कि एसआईआर आपके कितने लोग चुनाव लड़े वहां पर? आपने कितनी सीटों पर चुनाव लड़वाया? हमारी इंडिया गठबंधन के हमने वहाँ सब सीटें टीएमसी के लिए छोड़ी थी। आप मुझे बताइए, आप उत्तर प्रदेश दिल्ली में आते हैं तो इंडी गठबंधन हो जाता है, बाकी राज्यों में जाते हैं तो अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। तो मैं इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि भाई आप समाजवादी पार्टी से कितने विधायक चुनाव लड़े होंगे, कितने लोगों को विधानसभा का चुनाव लड़वाया आपने, ये बताइए आप। पश्चिम बंगाल की बात कर रही हूँ मैं बंगाल की बात बता रहा हूँ कि हमने वहां पर हमारे जो पदाधिकारी थे टीएमसी के लिए काम किया। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ 21 में 2021 में कब किया? क्योंकि आप अपना अस्तित्व खो चुके हैं, समाजवादी पार्टी अपना अस्तित्व खो चुकी है उत्तर प्रदेश में भी और पूरे देश में भी। यही कारण है। अस्तित्व का अस्तित्व है उत्तर प्रदेश में। हम लोकसभा में हमारे 43 इंडिया का उत्तर प्रदेश से हमारे साथ है, 37 हमारे हैं उसमें। और तो फिर तो बड़ा बेईमानी सा लग रहा है सचान जी, जो आप लड़ रहे हैं टीएमसी के लिए। आप तो टीएमसी का कभी विरोध करते हैं, कभी आप साथ में खड़े हो जाते हैं इंडी गठबंधन बनाकर। मतलब जहां आपको फायदा लगेगा वहां इंडी गठबंधन है, जहां आपको नुकसान होगा वो आपके दुश्मन हो गए। नहीं किया
टीएमसी का विरोध, माननीय अखिलेश यादव जी टीएमसी के लिए कन्वेंसिंग करने के लिए एक दिन गए थे, और हमारा मकसद ये तो ममता जी को कि एक वहां पर 21 से ज्यादा इस वाले चुनाव में इतने केंद्रीय सुरक्षा बलों की जरूरत क्या थी, जितने दूसरे राज्यों में क्यों नहीं भेजे गए? आप इतना परेशान क्यों है जब आप वहाँ पर असम में क्यों नहीं भेजे गए? वहाँ पर तमिलनाडु में क्यों नहीं भेजे गए? वहाँ केरल में क्यों नहीं भेजे गए? आपके पास आती हूँ, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहती हूँ कमलेश जी। देखिए, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का जो चुनावी समीकरण पूरी तरीके से चल रहा है, अगर हम हिंदुओं की बात करें तो 70 के आसपास यहाँ पर पूरा हिंदू की जनता है, और साथ ही अगर मुस्लिम की वोटरों की बात करें तो 30 के आसपास है। लेकिन एक चीज हमने ये जरूर देखी है, क्योंकि पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल में एक बंगाल का जो पूरा कोर है वो ममता दीदी के साथ तो है ही है, मुस्लिम का जो वोट है वो भी सीधे सीधे ममता बनर्जी के पास जाता है। लेकिन एक चीज हमने ये जरूर देखी, क्योंकि बीजेपी जब वहां पश्चिम बंगाल में गई है तो ये चीज हमने जरूर देखी कि ये बोला गया है कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो जो वहां के मुस्लिम है, जो वहां के बाहुल्य है, उन्हें बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। नहीं, ऐसा कौन से नेता ने बयान दिया, जरा ये भी बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी से। किसी नेता ने नहीं दिया, मैं वो बोल रही हूँ, किसी नेता ने नहीं दिया। आरोप कौन लगा रहा है? ये दुष्प्रचार किसने किया? ये दुष्प्रचार किसने किया? ये टीएमसी ने किया, ये वहाँ की कांग्रेस ने किया, या समाजवादी पार्टी ने किया? हमारे किस नेता ने कहा कि हम मुसलमानों को बाहर निकाल देंगे? बस ये बताइए आप, एक भी बयान नहीं होगा। केवल और आपको मैं बताऊं 15%, सचान जी 2 सेकंड दीजिएगा, 15% भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों ने वोट दिया पश्चिम बंगाल में, 15%। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब आज माइनॉरिटी भी चाहती है, कि हमारा बच्चा पढ़ाई लिखाई करे, हमारा बच्चा नौकरी करे, हमारा बच्चा अच्छे संस्कार ले। वो भी नहीं चाहते कि गुंडों के साथ हम रहे खड़े हुए। बहुत पछताते हैं वो लोग। 15% आप उनको टोपी की पहचान से पहचानती हैं, आप उनको डिस्क्रिमिनेट करती हैं। तो वो आपके रिश्तेदार है ना, आपके रिश्तेदार आप ज्यादा अच्छा पहचानते हैं, हमारे नहीं हो पा रहे ना, तो आपके रिश्तेदार आप ज्यादा अच्छा पहचानते हैं। वो देश हमारा रिश्तेदार है, देश का नागरिक हमारा रिश्तेदार है, हमारा भाई है, हमारा बंधु है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जिस तरीके से चुनावी माहौल पूरा बना हुआ है उसमें जुड़ने के लिए और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। काउंटिंग सेंटर के बाहर हंगामा लगातार जारी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच पत्थरबाजी लगातार देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ आपको ये जानकारी दे दें, काउंटिंग के बीच कोलकाता में भारी हंगामा देखने को मिला है। काउंटिंग के बीच ये बवाल की जो घटनाएं हैं लगातार बढ़ती जा रही है। और साथ ही साथ आपको जानकारी दे दें, बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में झड़प करते हुए नजर आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, जहां पर काउंटिंग सेंटर के बाहर तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर नारेबाजी की जा रही है। और इसी के साथ साथ तमाम ऐसे इलाके भी है जहां पर पत्थरबाजी की घटना देखने को मिली है। और साथ ही साथ आपको ये जानकारी दे दें, देखिए लगातार प्रदर्शन काफी ज्यादा उग्र होता हुआ भी नजर आ रहा है, जहां पर टीएमसी बीजेपी के कार्यकर्ता झड़प करते हुए नजर आए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरें, हम पश्चिम बंगाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। झड़प जैसी स्थिति बनी हुई है, पुलिस को यहाँ पर लाठीचार्ज का इस्तेमाल करना पड़ा है। जो कार्यकर्ता है जिस तरीके से वो सड़कों पर उतर चुके हैं, इस दौरान काफी ज्यादा झड़प की स्थिति बनी हुई है। पुलिस को लाठीचार्ज का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, जहां पर जिस तरीके से नारेबाजी की जा रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है, उसी के साथ साथ पुलिस भी काफी ज्यादा एक्टिव हो चुकी है, सेंट्रल फोर्सेस काफी ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। और साथ ही साथ जिस तरीके से चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं, उसी के साथ पश्चिम बंगाल का सियासी माहौल भी काफी ज्यादा गर्म बना हुआ है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर काफी ज्यादा तनाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।